First is introduction of macroeconomics, which is basically 40 marks weightage की है ये book. That is introduction of macroeconomics. आपने 11th में microeconomics की थी, अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे macroeconomics के साथ, जो कि 40 मार्क्स की है बुक. उसके बाद सेकेंड पार्ट जो कंसिस्ट है आपका 12th क्लास के सिलेबस में, दैट इज़ द इंडियन इकोनॉमी, राइट. सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है हमारी, जिसके बारे में हम आपको विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, about the conditions of the poverty, about unemployment, about the various things, about the neighboring countries के साथ हमारा neighboring countries के साथ क्या basically comparison है, and all these things will be discussed in this book. Very interesting book. And so third part is this Indian economy book consists of 40 marks. 40 marks की weightage है इस book की, और then remains 20 marks will depend upon your assessments and upon your practical and your projects, right? सो आप तीनों पार्ट्स को आपने बहुत बढ़िया तरीके से करना है, बिकॉज 12th क्लास है, आपके 12 साल की मेहनत है इस क्लास के ऊपर, और बिल्कुल भी कोई भी लीनियंसी नहीं दिखानी है कि ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था. हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जैसे हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, आपने रेगुलरली अच्छे से क्लासेस को लेना है, राइट. सो अब हम बात करते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी की, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन with the very first chapter of your Indian economy, which is Indian economy on the eve of independence, right? So today we are going to start this chapter. और मैं आपको बता दूंगी ये इंडियन इकोनॉमी फिर दोबारा से बता रही हूँ, ये बुक 40 मार्क्स की है, और जो मैं ये चैप्टर करवाने जा रही हूँ अलॉन्ग विद द अपना स्टार्ट जो अपनी आएंगी अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये दोनों तीनों चैप्टर्स जो हैं वह फर्स्ट यूनिट को बिलोंग करते हैं, और ये 12 मार्क्स के आते हैं, राइट. 12 मार्क्स की वेटेज है इनकी. तो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन एंड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं पुत्र. इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. हम स्टेट पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल हमारे पे राज कर रहे थे तब and during the British rule, and immediately after we got the independence or after they went away, right? So in this chapter we are going to study about the state of Indian economy during the British rule and immediately after that. So we all know, हमें सबको पता है that we all know that British ruled India about 200 years. 200 साल उन्होंने हम पे राज किया. तो किस तरीके से उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारे अलग अलग सेक्टर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, रियली आई यूज द वर्ड एक्सप्लॉइट किया, एंड दे डिकेड आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट. दे एक्चुअली एक्सेसिवली दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियन रिसोर्सेज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. सो मैं अब क्लिप चेंज कर रही हूँ, राइट. तो फर्स्ट जो स्लाइड है आपकी, उस पर आपको लिखा हुआ है दैट इज एन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आई डू हैव माई नोट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मेरे लैपटॉप पे वो हैं. So I am changing the slide, right? So we are going to start first chapter. देखिए चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस and the development experience which we get between 1947 to 1990 during the British rule, as well as the economic reforms which we took after 1921. ये सब दो chapters जो हैं unit पूरा है, that consists of 12 marks, right? I hope video is clear, voice is clear. Okay. So आप प्लीज स्क्रीन पे देखिए. ब्रिटिश सरकार जब हमारे यहाँ पर आई, द ब्रिटिश एम्पायर विच बेसिकली फाउंडेड इन इंडिया was laid down. Basically उनकी जो फाउंडेशन प्रॉपर ले डाउन हुई थी हमारे इंडिया में, it was when they won the battle of Plassey, right? And the battle of Plassey was basically fought in 1757. So the foundation of the British Empire in India was laid down by the battle of Plassey, which was fought in 1757. जितने भी 1 marker questions important हैं, जितना भी मैं आज चैप्टर करवा रही हूँ ये वाला, because it's a quite
लेंदी चैप्टर, तो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उस पार्ट्स के हिसाब से हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो पहली चीज़ जो 1 मार्कर है वो है फाउंडेशन कब हुई ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में। तो फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज बेसिकली लेड डाउन बाय द बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज फॉट इन 1757। ठीक है, आपको याद रखना बैटल ऑफ प्लासी, एंड इट वॉज फॉट इन 1757 जब उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी इंडिया के अंदर। सो एक्चुअली में जब ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस, मेन एम क्या था हमारे इंडिया के अंदर, बट नेचुरल है यार, जब कॉलोनियलिज्म होता है, जब कोई कॉलोनियल रूल करता है किसी भी दूसरी कंट्री को, तो उसका मेन कोई ना कोई पर्पस होता है। पहला पर्पस उनका यही था कि इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी में बदल जाना। क्यों? क्योंकि जिस वक्त दे वर रूलिंग इंडिया, देयर वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन देयर ओन कंट्री, राइट? So actually they needed raw material. They needed cotton, they needed jute, they needed silk to run their modern British industries. तो उन्होंने क्या किया? They actually used our economy for the raw material. हमारे यहाँ से सारा कच्चा माल जो है वो अपने देश में ले जाते थे अपनी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, अपनी रेवोल्यूशन को, अपनी इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए। और वहाँ से बनाया हुआ, अब इतना सारा सामान अगर लेके जाएंगे तो कहाँ पे खपत होगी, मार्केट्स कहाँ मिलेंगी, लोग कौन है लेने वाले, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? सो बेसिकली दे यूज टू डंप ऑल द रिसोर्सेज, सारा का सारा जो भी फिनिश गुड्स होता था वो हमारे इंडियन मार्केट्स में ले आते थे और उसको हायर दाम पे बेचते थे। अब इंडियन मार्केट में ले आते थे तो क्या होता था? बेसिकली द इंडियन इंडस्ट्रीज विच वर अगेन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज विच वर इन द सेम बिजनेस, दे स्टार्टेड शटिंग डाउन। सो पहला पर्पस ब्रिटिश रूल का क्या था? टू यूज द इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, एंड नंबर 2 टू एक्सप्लॉइट द इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, राइट? तो पहला पर्पस क्या था? इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी में ना देना अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा मेन पर्पस क्या था? एक्सप्लॉइट करना इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें अच्छे से क्लियर है कि हमारे ब्रिटिश हमारे देश में ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन था, इट वॉज लेड डाउन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, एंड मेन पर्पस वॉज टू मेक इट एज अ फीडर इकोनॉमी, and number 2 to exploit our natural resources as well as our human resources and to make the glory of their own country, right? यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज सेंड मी अ साइन कि हाँ हमें ये क्लियर है। Okay, so now we will start the next topic, that is the features of the Indian economy on the eve of independence. कहते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी ब्रिटिश सरकार के दौरान when they were actually ruling India and immediately after the independence, right? What was actually the features of Indian economy? ओके, सो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले जो मैंने यूज़ किया है वर्ड, दैट इज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन्स जो चीज़ रुकी हुई होती है, राइट? सो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बहुत कम, लिटिल, या आप एक तरीके से कह सकते हैं देयर वाज नो ग्रोथ। बहुत ही कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती थी। ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज started, made, pursued, followed all by the British government, colonial government, was just concerned about the development, the promotion, the protection of their own individual interest. वो जितनी भी पॉलिसीज परस्यू करते थे, बनाते थे, उनका मेन मकसद क्या था पुत्र?
मेन मकसद यही था कि हमें प्रमोट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी होम कंट्री को, अपनी कंट्री को फ्लरिश करना है, अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना है, चाहे उसके लिए जो जिस कंट्री को वो रूल कर रहे हैं अंडर द कॉलोनाइजेशन, उस कंट्री के रिसोर्सेज को जिस मर्जी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, राइट। सो कहता है कि पहला फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का था, दैट वाज एन स्टिग्नेंट इकोनॉमी। देयर वाज लिटिल और देयर वाज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमिकल सेक्टर। देयर वाज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिसीज जितनी भी परस्यू की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, दे वर जस्ट कंसर्न मोर अबाउट the interest and protection of their own country, the promotion of their own country, to increase the glory of their own country, and they were least bothered about the development of India. तो उनकी इंडिया की डेवलपमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। सेकेंड इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स में ये देखा गया, दैट वाज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम वाज टू लो। पर कैपिटा इनकम वाज टू लो। पॉपुलेशन कितनी लो थी बेटा? जस्ट 5% पर एनम, 0.5% पर एनम। पर कैपिटा इनकम वॉज टू लो, अराउंड 0.5% पर एनम। और अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो 2% था, ठीक है। रियल जीडीपी की बात करें तो खाली 2% था उसका। पॉपुलेशन वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, सभी गरीबी, नो क्लोथ्स, नो प्रॉपर फूड और नो सैनिटेशन फैसिलिटीज़, बहुत ही ज़्यादा फ्लड, फेमाइंस, ये सब देखने को मिलते थे इंडियन की इकोनॉमी के अंदर। सो पॉपुलेशन वॉज पॉवर्टी स्टिकन एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओवर देयर। देयर वॉज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत स्टैंडर्ड था लिविंग का वो बहुत ही लो था। जो कैलोरी इनटेक थी वो भी बहुत लो थी। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, पहला पॉइंट मैंने बताया, इट वॉज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी होने के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम था वो इट वॉज वेरी वेरी लो। मैंने कितना बताया? 0.5%। और अगर मैं रियल जीडीपी की बात करती हूँ तो रियल जीडीपी इज अराउंड 2%, राइट। सो नेक्स्ट फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का आता है वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी। बैकवर्ड क्यों थी? जब पर कैपिटा इनकम ही लो होगा तो इकोनॉमी बैकवर्ड ही होगी ना, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 230 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 230 रुपीज़ it was per capita income at that point from 1947 to 48 at that time was 230 rupees। तो आप खुद सोचो, क्या फूड, क्या क्लोथिंग, क्या अपलिफ्टमेंट, क्या एजुकेशन उतने इनकम में लोग लेते होंगे, राइट। सो पहले मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी का फीचर था दैट वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम वाज वेरी वेरी लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी लो, देन इट वाज बैकवर्ड इकोनॉमी, राइट। व्हाट वाज एक्चुअली द कंडीशंस? Agricultural was also very backwardness. What do you mean by agricultural backwardness? No use of fertilizers, basically no irrigation facilities. Around 62% people were engaged. Actually में this is 62%, around कह सकते हो आप 80% लोग ही तो थे, they were engaged in this sector, but their contribution to GDP was very very low। और contribution क्या थी? It was only 50%। सो देयर वॉज वेरी लो प्रोडक्टिविटी। जिस हिसाब से लोग इंगेज हुए थे, काम कर रहे थे, उस हिसाब से जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ही लो था। सो देयर वॉज लो प्रोडक्टिविटी ओवर देयर, राइट। देन कम्स व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री की क्या कंडीशंस थी ड्यूरिंग ऑफ विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दी और ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। Industries were totally dependent upon the imports of the finished goods, है ना, from the Britain। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन सारा कच्चा माल तो अपने देश में ले जाया करते थे। तो वी बेसिकली हम जो थे वो सिर्फ नेट एक्सपोर्टर बन के रह गए थे रॉ मटेरियल के, एंड नेट इम्पोर्टर बन के रह गए थे फिनिश्ड गुड्स के। तो स्लोली एंड स्लोली द इंडस्ट्रीज वर स्टार्टिंग डिकेइंग, वो डिके होना शुरू हो गई। सो ये देखने को मिला था एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस के अंदर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर देखने को मिला था अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड थी। अराउंड 86% पीपल दे यूज्ड टू लिव इन रूरल एरियाज, only 14% people they live in urban areas। they were totally dependent upon the agricultural activities for their livelihood। ज़्यादातर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, अपने रोजगार के लिए डिपेंडेंट रहते थे। कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से लोगों की अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रही थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो ही रह पा रहा था, वो पॉवर्टी स्टिकन हो पा रहे थे, और एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो पा रहा था।
नेक्स्ट स्टेप, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ब्रिटिश सरकार का पूरा पूरा ध्यान क्या था, अपने यहाँ की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्लरिश करने का। देयर वाज नो एडवांसमेंट मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, नो एडवांसमेंट वाज मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉरेन सेक्टर, नो एडवांसमेंट वाज मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। में क्या आएगा, देयर वर कम्युनिकेशन को बेटर करना, रोड्स को बेटर करना, रेलवेज को बेटर करना, पावर सिस्टम को बेटर करना, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। हाँ, जो थोड़ा बहुत किया भी गया अगर, इट वॉज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। सो मैं पढ़ रही हूँ, नो एडवांसमेंट वॉज मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेक्टर, पावर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दे वर मेड टू डेवलप। रेलवेज भी इन्होंने डेवलप किया, विच वॉज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू आर कंट्री, बट इट मेन इंटेंशन क्या थी, द मेन इंटेंशन वॉज टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट, राइट। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा से एक बार ही बता रही हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे। पहला, ये स्टेगनेंट इकोनॉमी थी उस वक्त, बैकवर्ड था, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो था, एग्रीकल्चर के अंदर बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रीज के अंदर बैकवर्डनेस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। तो ये सब फीचर्स इंडियन इकोनॉमी में उस वक्त देखने को मिल रहे थे। आई गिव यू 2 और 3 मिनट्स, आप एक बार इसको प्लीज स्क्रीन पे देख लीजिए। कोई डाउट है अगर तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। आई होप सबको समझ में आ रहा है। प्लीज सेंड मी, डू सम कम्युनिकेशन विद मी। सो अभी तक हमने किया, क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्टेगनेंट थी, पर कैपिटा इनकम बहुत लो था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो था, इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, या कह सकते हो बिल्कुल भी नहीं था, और अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड था, और हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो वेरी वीक, राइट। तो जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है बेटा, वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, राइट। सो नाउ आई एम चेंजिंग द स्लाइड। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली चैप्टर को। आई विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। सो अब मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया कि इंडियन इकोनॉमी के ये फीचर्स थे। अब इंडियन इकोनॉमी में आता कौन कौन सी डायमेंशंस है। इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली 3 डायमेंशंस आती हैं, राइट, जो तुम्हारे कोर्स में है 12th क्लास के इस चैप्टर में। पहला, हम एग्रीकल्चर के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर का क्या हालत थी। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन सेक्टर, कि फॉरेन सेक्टर के क्या हालात थे ड्यूरिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 3 डायमेंशंस बेसिकली। उसके बाद हम और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, लाइक डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी हमारे इंडिया की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स हो गया, उसके बाद सोशो एंड इकोनॉमिक प्रियोरिटीज़ और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, राइट, और क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की क्या ब्रिटिश सरकार ने, और क्या की और क्या नहीं की। तो इस सब के बारे में हम और बातें भी पढ़ेंगे। सो मेजर डायमेंशंस जो इंडियन इकोनॉमी की हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द स्टेट ऑफ द फॉरेन सेक्टर, राइट। सो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो देखिए आप, मैंने पहले मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं सो दैट एक बारी आपके दिमाग में हो जाए कि रीजंस क्या थे। एक्चुअली में जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, ब्रिटिश सरकार के आने से पहले वी वर वेल नोन फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेल नोन फॉर आवर स्टोन वर्क्स,
वेल नोन फॉर आर पोल्ट्री वर्क्स, है ना, हम बहुत ज़्यादा जाने माने जाते थे, हमारा बहुत अच्छा फॉरेन के साथ रिलेशंस थे, राइट, स्पाइसेस के लिए हमारी। क्या रीज़न हुआ, what were actually the reason for the stagnation of the agricultural sector during the British rule? तो ब्रिटिश सरकार के टाइम पे ऐसा क्या हुआ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो हमारा स्टेगनेंट हो गया? नंबर 1, पहला पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पहला कारण था इनकी तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया नया ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वॉज, इलेबोरेट करके हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेन पॉइंट्स। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, पहला मेन रीजन फॉर व्हाट व्हाई देयर वाज अ स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट। पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज जमींदारी सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। नंबर सेकंड इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स they used to pay more to the farmers to and they used to provoke कि वो cash crops को उगाएं instead of the food crops. So that was actually the main reason for the stagnation of the agricultural sector. Number 3rd was low level of productivity. Actually में जितना पर एकड़ या पर हेक्टेयर लैंड के ऊपर प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, राइट। उतनी प्रोडक्शन हो नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। कभी फेमाइंस हैं, कभी फ्लड्स हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं हैं, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई तरीका नहीं ढूंढा जा रहा है एग्रीकल्चर को और बेटर करने का, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का। सो देयर वॉज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एट दैट टाइम। नेक्स्ट है स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो एक्चुअल टिलर्स ऑफ लैंड है और जो ज़मींदार्स हैं जिनकी एक्चुअली में वो लैंड है, देयर वॉज अ ग्रेट वेज बिटवीन देम। वेज मीन्स देयर वॉज अ गैप बिटवीन देम। गैप होने के कारण जो किसान है जो काम कर रहा है फील्ड के ऊपर या लैंड के ऊपर, ही वॉज पुअर, उसके पास इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तो था ही नहीं ना रिसोर्स, और जो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे उनका मेन ध्यान ये था कि हमें मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करके मैक्सिमम लगान खींचना है। सो देयर वॉज स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट और द बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। एंड number fifth is adverse effects of partition. It's taken off but it's off. So adverse effects of partition, जब partition हुआ, disintegration हुई हमारी कंट्री के अंदर, उसके बाद भी एग्रीकल्चरल सेक्टर के को एक खासा धक्का लगा। इट वॉज नेगेटिव इम्पैक्ट आया हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। अब ये किस किस तरीके से हुआ हम लाइन वाइज पॉइंट दर पॉइंट करेंगे, राइट। आई एम गिविंग यू 2 minutes, एक बार आप प्लीज इन पॉइंट्स को देख लीजिए। नंबर 1, लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज मेन रीजन फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, commercialization of agriculture, then scarcity of the investments and adverse effects of partition. यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। लेट मी नो बेटा अगर यहाँ तक डाउट है, नहीं तो मुझे कुछ भी कम्युनिकेट कर दो, कोई स्माइली भेज दो, कुछ थंब भेज दो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, हाँ। और मुझे बच्चों ने लिख भी दिया है कि येस इट्स क्लियर। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सो अब मैं आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशन के बारे में बता रही थी कि व्हाट वाज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसमें मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया था दैट वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, राइट। सो
व्हाट वाज एक्चुअली द मेन रीजन कि क्यों स्टेगनेंट हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कॉलोनियल गवर्नमेंट दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस जमींदार सिस्टम. ठीक है, कौन थे ये जमींदार? जमींदार दे वर एक्चुअली द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द टिलर्स ऑफ द लैंड. टिलर्स ऑफ द लैंड कौन हो गए? शेयर क्रॉपर्स. टिलर्स ऑफ द लैंड कौन हो गए? पीजेंट्स. टिलर्स ऑफ द लैंड कौन हो गए? फार्मर्स. ठीक है, तो ये जो थे ये लोग एक्चुअली में लैंड पे काम किया करते थे, राइट. जमींदार दे वर द इंटरमीडिएटरीज, राइट, बिटवीन देम. जमींदार दे यूज्ड टू टेक लगान from the tillers of the land and they used to give a fixed amount which were fixed between the British and the zamindars to the Britishers on a fixed date. Clear? Tillers of the land से जमींदार लगान लेता था और एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स और जमींदार के बीच में फिक्स हुआ होता था जो कि जमींदार ब्रिटिशर्स को देता था. लेकिन अमाउंट वॉज फिक्स बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड जमींदार, बट ब्रिटिशर्स हैव गिवन द राइट टू जमींदार that they can take as much of lagan from the poor sharecroppers irrespective कि उनका इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उनकी फसल से उन्हें कितनी इनकम आई है या नहीं आई है. ये बात क्लियर है? सेंड मी अ साइन कि ये बात तुम्हें क्लियर है. सो पहला जो एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस का और कंडीशन बैड होने का कारण था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. दैट वाज अ सिस्टम ऑफ जमींदारी दैट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट. सो जितना भी प्रॉफिट आता था सेक्टर से वो सारा का सारा प्रॉफिट जमींदार ले जाते थे पुत्र, इन द फॉर्म ऑफ लगान, है ना. तो लगान की फॉर्म में तो गरीब आदमी के पास क्या रह जाएगा? मेन इंटरेस्ट जमींदार का क्या होता था पुत्र? ओनली टू कलेक्ट द लगान, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स. चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, फ्लड है, फेमाइन है, कुछ भी है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता था. एंड इफ दे वर नॉट एबल टू पे दैट दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट देम, राइट. सो जो डेट्स होती थी जमींदार की और ब्रिटिश सरकार की लगान देने की, दैट वाज फिक्स्ड. बट इट वॉज नॉट फिक्स, बट इट वॉज राइट वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जमींदार जितना मर्जी लगान सामने वाले पुअर लैंड टेलर से ले. अगर जमींदार वॉज नॉट एबल और ही फेल्ड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट द लगान ऑन टाइम, द एक्चुअली में द रेंट ऑन टाइम, ब्रिटिश यूज टू स्नैच अवे द राइट्स फ्रॉम देम. वो उनसे उनके लैंड के राइट छीन लिया करते थे. तो समझ में आई? तो जमींदार को भी वो होता था कि भाई हम फटाफट लगान इकट्ठा करें, मैक्सिमम इकट्ठा करें, ताकि ब्रिटिश सरकार को हमें टाइम पे करना है, नहीं तो वी विल लूज द राइट्स ऑन द लैंड. बट जमींदार दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स और वो उनके इकोनॉमिक कंडीशन को ना देखते हुए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान कलेक्ट करने की कोशिश किया करते थे. इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया. They were just looking about the exploitation. Actually, they wanted them to divide. वो चाहते यही थे कि डिवाइड हो and they could be able to rule, right? So first जो मेन सिस्टम था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बैकवर्ड हुआ था, that was the land settlement system. क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? लैंड सेटलमेंट सिस्टम. आप 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और इसको प्लीज स्क्रीन पे एक बार ही पढ़ लीजिए. द फर्स्ट रीजन फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ द या बैड हेल्थ ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, द जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, and they did nothing for the improvement of the conditions of the agriculture at that time. ठीक है, मुझे बता दिया आपने कि आपको क्लियर हो गया है. सो आई एम चेंजिंग द स्लाइड. सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंड मेन रीजन इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने का, इट वॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इसका क्या मतलब है? कमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है? मैंने देखो ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर दिया है. When the production of crop is done for sale, जब हम प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप की
होता सेल के लिए मार्केट में, रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अर्लियर फार्मर यूज टू डू द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर that was called subsistence farming. It was for themselves. Subsistence का मतलब क्या हुआ कि मेन ऑब्जेक्टिव फार्मर्स का क्या होता था, टू प्रोड्यूस फॉर देयर ओन फैमिली. ठीक है, जिससे कि पूरा साल उसको दिक्कत नहीं आती थी. राइट. सो लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, बेसिकली दे यूज टू फोर्स द फार्मर्स दैट दे शुड कम अंडर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. है ना, वो ज़्यादातर मैक्सिमम जितनी भी क्रॉप को उगाएं वो सेल कर दें. और सेकेंडली दे यूज टू फोर्स देम कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. जब वो उगाई सिल्क रहा है, जब वो उगाई कॉटन रहा है, जब वो उगाई जूट रहा है, तो क्या उसके लिए थोड़ी रख लेगा, पूरे साल ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो दे यूज टू सेल इट ऑफ. और मार्केट्स में फूड को उनको खरीदने जाना पड़ता था. आई बात समझ में. और फार्मर्स के पुराने डेट्स इतने होते थे, लगान ये होता था, बाकी और चीज़ें ये सब, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं बच जाता था कि वो एक्चुअली में 2 वक्त की खाना जो है वो प्रॉपरली खा सके, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन भी, फार्मर्स की भी, डिट्रियोट होती जा रही थी. सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एक्चुअली द मेन रीजन. इट वॉज द मेन रीजन फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर on the eve of the independence. That is, commercialization means the production of the crop for the sale in the market rather than for the self consumption. Farmers को force किया जाता था. They were paid by the British government to produce cash crops, but rather than food crops, which were actually ultimately, जितने भी cash crops ये उगाते थे farmers, they were ultimately used by the British government to basically flourish their British industries, to enhance the glory of their own country. बट दिस डज नॉट इम्प्रूव. पर इससे इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स की इम्प्रूव नहीं होती थी बेटा. दस ब्रिटिशर्स ने हमेशा प्रमोट किया टू शिफ्ट द क्रॉपिंग सिस्टम फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स. क्यों फूड क्रॉप से कैश क्रॉप? कोई लेना देना नहीं है उन्हें कि पुअर फार्मर्स जीते हैं, जिए, मरते हैं, मरे. दे वर जस्ट कंसर्न कि हमारी जो इंडस्ट्रीज का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, वो बढ़िया से चले. है ना, हम वी विल बी एबल टू, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, जितना ज़्यादा अच्छे से रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल होगा, उतना ज़्यादा वो बढ़िया उस इंडस्ट्री सेक्टर में होते जाएंगे. क्या ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है बेटा? कि दूसरा मेन कारण जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेंट होने का, पूर होने का था, दैट वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. और मैंने पहला बताया था आपको, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. सो थर्ड पॉइंट जो हमारा एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने का था बेटा, वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. क्या है बेटा? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. हाँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का कारण था बढ़िया टेक्नोलॉजी का ना होना, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ का अच्छा ना होना, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का, कोई इन्वेस्टमेंट सॉइल की फर्टिलिटी की तरफ, कंडीशन को इम्प्रूव करने की तरफ, टेक्निकल बढ़िया बनाने के लिए, फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए, मास एजुकेशन क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं किया गया. नो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वॉज डन. है ना, विच एक्चुअली रिजल्टेड, तो रिजल्ट क्या होगा? ना टेक्नोलॉजी बढ़िया, ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया, ना फर्टिलाइजर्स बढ़िया, ना फ्लड आ रहा है, फेमाइन आ रहा है, उसके लिए कुछ किया जा रहा है, ना टेक्निकल हेल्प फार्मर्स को मिल रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ना ही कोई मास एजुकेशन उनको मिल रही है कि किस तरीके से वो खेती बाड़ी करें कि उनकी इम्प्रूवमेंट हो. सो उसका रिजल्ट क्या होगा? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. और जब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या तरक्की थोड़ी करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रहेगा? स्टेगनेंट रहेगा. है ना, पुअर रहेगा. सो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के पूर्ण होने का है, वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकेंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड थर्ड इज नाउ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा आपको? इज इट क्लियर?
ओके, सो अब आता है बेटा हमारा पॉइंट, दैट इज स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। पहला बताया लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ बेसिकली एग्रीकल्चर। देन आई टोल्ड यू कि जो मेन कारण था दैट वाज एडवर्स, दैट वाज बेसिकली द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मेन कारण था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेन कारण था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम मेन कारण था, और अब मेन कारण था कि जो इन्वेस्टमेंट की कमी थी ना, जो पैसा नहीं लगाया जा रहा था, स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना टेरेसिंग के ऊपर कि किस तरीके से खेतीबाड़ी होनी चाहिए, फ्लड बहुत था, फेमाइंस बहुत थे, तो ड्रेनेज सिस्टम की तरफ पैसा नहीं लगाया गया, फ्लड को कंट्रोल करने की तरफ पैसा नहीं लगाया गया। छोटे फार्मर्स, टेनेंट्स और जो शेयर क्रॉपर्स थे बेसिकली, जो शेयर क्रॉपर्स बेसिकली जो कुछ लैंड पे इंस्टेड ऑफ लगान दे यूज टू गिव अ पोर्शन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर लैंड, दे हैड नो रिसोर्सेज, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अपनी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को जो इकोनॉमी जो उनकी प्रोडक्टिविटी या लैंड की उसको बढ़ा सकें। तो इस स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही बैकवर्ड रहा और बहुत ही स्टेगनेंट रहा। तो क्या मेन कारण है? पहला ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा बेसिकली हमने किया था अपना लो प्रोडक्टिविटी मेन कारण रहा, और चौथा क्योंकि टेक्नोलॉजीज वगैरह ठीक नहीं थी, और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, ना टेरेसिंग पे, ना फ्लड कंट्रोल पे, ना ड्रेनेज पे, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स, ना टेक्नोलॉजी थी, दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन दी एग्रीकल्चर। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? ओके, सो लास्ट जो हमारा पॉइंट जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, दैट वाज एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। इतना बड़ा ग्रह तो था ही, अब सोने पे सुहागा जब हमारा पार्टीशन हुआ। पार्टीशन क्या लेकर आया? डिसइंटीग्रेशन, है ना। वी एक्चुअली वर डिवाइडेड एंड दे वर एक्चुअली रूलिंग। सो हुआ क्या? एग्रीकल्चर को एक और सेटबैक, जितने भी उपजाऊ और बढ़िया लैंड थी हमारी, तो जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए जूट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी, कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कॉटन प्रोवाइड करती थी, इट एक्चुअली वेंट टू पाकिस्तान, उनके हिस्से में चली गई। हाँ, जो पाकिस्तान में चली गई, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा था जो अब एक्चुअली में बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो बाद में बांग्लादेश बन गया था या बांग्लादेश बन गया है। एक्चुअली फ्रॉम देयर वी यूज टू गेट रॉ मटेरियल। इंडिया को वहाँ से बहुत कच्चा माल रॉ मटेरियल आया करता था फॉर द जूट इंडस्ट्रीज, उस पर हमें बहुत सेटबैक हुआ। सो कहता है एग्रीकल्चर गेट अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू दी कंट्रीज पार्टीशन। हाईली इरीगेटेड और फर्टाइल लैंड थी ना, इट वेंट टू पाकिस्तान। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज इट बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ नाउ बांग्लादेश। सो मैंने वन मार्कर बता दिया, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बताते हैं कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है विच सफर्ड अ हेवीली सेटबैक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 1 पे आता है, पार्टीशन के बाद पूछेगा तो जूट इंडस्ट्रीज है, और पार्टीशन से अगर पहले पूछता है ये तो फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे आएंगे, राइट। सो इंडियन जूट इंडस्ट्रीज सफर्ड हेवीली फॉर द लैक ऑफ रॉ मटेरियल। ये वन मार्कर क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों के अंदर आया हुआ है, और बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच वर द बेसिक नेम द इंडस्ट्रीज विच सफर्ड हेवीली because of the lack of raw material after the partition. So if it is written after the partition, you will write jute industries, and if it is before partition, तो सबसे पहली backward जो heavily suffered हुई थी वो थी cotton industries, right? So basically मैंने 5 कारण बताए एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेंट होने के, एग्रीकल्चर सेक्टर के बैड कंडीशन होने की। वो था ज़मींदारी सिस्टम जो उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट था हमारे पास जो मैंने बताया था आप लोगों को
पहला ज़मींदारी सिस्टम था, फिर लो प्रोडक्टिविटी थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसके बाद था हमारा जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था हमारा, फिर इन्वेस्टमेंट की स्कैसिटी का होना, और फिर अब पार्टीशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ आवर इंडियन कंट्री। सो बेसिकली ये 5 मेन कारण थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो इंडिया का था ना वो बहुत ही बैकवर्ड था, बहुत ही स्टेगनेंट था, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। 80% लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद भी जो जीडीपी थी वो अच्छे से या बढ़िया मेंटेन नहीं थी। क्या यहाँ आई होप ये वाला टॉपिक पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का आप लोगों को क्लियर है अच्छे से? ओके तो हमने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की जो 3 डायमेंशंस मैंने बोला था उसमें हम डिवाइड करेंगे चैप्टर को। पहला 3 डायमेंशन में एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने स्टेट पढ़ लिया। अब हम मेरे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है मेरे पुत्र, क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या स्टेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हो गई, कितनी सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप की होती हैं। उनकी क्या स्टेट थी? पुअर, है ना, पुअर स्टेट थी, बैकवर्ड स्टेट थी। ब्रिटिश रूल ने कभी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को प्रमोट ही नहीं किया, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जिससे कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो फ्लरिश हो सके। उल्टा अपने फिनिश्ड गुड्स, मशीन मेड गुड्स बनाए हुए हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर डाल दिए, और हमारे इंडियन गुड्स उनके मशीन मेड गुड्स के साथ compete ही नहीं कर पाए क्योंकि दे वर वेरी चीप, राइट। एंड चीप बहुत थे वो, और वो इतना सारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे, कोई टैक्स पे नहीं करते थे, लेकर आते थे, कोई ड्यूटी पे नहीं करते थे, और हमें जब बेचते थे तो दे यूज्ड टू इम्पोज टैक्सेस। सो नंबर 1, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो पहला कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर कंडीशन होने का था वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट इज दे ट्राइड टू डी इंडस्ट्रियलाइज अस। दे ट्राइड के रेलवेज को इन्होंने इन्वेंट किया ताकि जगह जगह जाके ये अपना फिनिश्ड गुड्स को बेच सके, जिसके कारण हमारे वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे उन्हें ना रॉ मटेरियल मिल रहा था, ना वो उनका फिनिश्ड गुड को कोई परचेज कर रहा था, बिकॉज इनका गुड रियली में बहुत चीप था, बिकॉज वो इंडस्ट्रीज के अंदर बन रहा था, वो तो होलसेल के अंदर, होल स्केल के अंदर बन रहा था। सो पहला फैक्टर जिसकी वजह से पुअर कंडीशन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड वॉज डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिशियंस वहाँ काम किया करते थे वो बेरोजगार हो गए, उसके कारण इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल था। तीसरा, हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बेसिकली वो होती हैं जो मशीन्स बनाती हैं, छोटे मोटे टूल्स बनाती हैं। तो अगर टूल बनाने वाली इंडस्ट्रीज ही नहीं है, राइट, जब टूल बनाने वाली इंडस्ट्रीज ही नहीं है बेटा, तो बट नेचुरल है इंडिया को वो चीज़ भी उनसे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ देयर, एक्चुअली ब्रिटिश इंडस्ट्री सेक्टर, ब्रिटिश कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे। हमारा जीडीपी बहुत ही लो था और लिमिटेड रोल, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड था और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। अब के पहला जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पूर्ण होने का कारण था, वो पहला कारण था बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो कहता है व्हाट आर बेसिकली द कॉजेज ऑफ द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पहला कारण क्या है, कॉजेज क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को डी मतलब खत्म करने का मेन मकसद उनके क्या था? पहला, टू गेट, ताकि सारा का सारा रॉ मटेरियल वो इंडिया से चीप रेट्स पे कहाँ ले जाए वहाँ, क्योंकि यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज होंगी ही नहीं तो कोई कच्चा माल परचेज ही नहीं करेगा। जब कच्चा माल कोई परचेज ही नहीं करेगा तो अपने आप जो बनाने वाले हैं वो किसको बेचेंगे? ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स वो कहाँ लेकर जाएंगे रॉ मटेरियल? टू देयर ओन कंट्री। तो पहला मेन टू फोल्ड मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। नंबर 1 प्राइमरी मोटिव फॉर द ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट अ चीपर रेट्स एंड उसको ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए यूज करना, राइट।
और नंबर दूसरा कारण था कि जितना भी फिनिश्ड गुड्स जब वहाँ पे हम लेकर जा रहे हैं रॉ मटेरियल, तो बट नेचुरली दे आर मेकिंग मटेरियल, तो जितना भी वो फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं दे एक्चुअली वांट मार्केट चाहिए थी वहाँ पे सेल करने के लिए, तो दे यूज्ड इंडियन मार्केट्स टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स। तो दो मेन टू फोल्ड बेसिकली हम कह सकते हैं मोटिव था ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स का behind the deindustrialization of the industries was to get the raw material from India at cheap rate and to sell the finished products of British industries in Indian market at high rates, right? दूसरा मेन कारण इंडस्ट्री सेक्टर के पुअर होने का है डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है बेटा, एक्सप्लेन डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी क्या है। ये पॉलिसी इस पॉलिसी ने क्या अलाउड किया, ये पॉलिसी जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई और लागू की, इससे दे यूज टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड दे यूज टू इम्पोर्ट द फिनिश्ड गुड्स। जितने भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं लाइक कपड़े बनकर आ रहे हैं जी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से, दे यूज टू इम्पोज हैवी ड्यूटी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसे खुद लेकर जाते थे और लेकर आते थे तो कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं दे रहे, लेकिन जब हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सामान फॉरेन कंट्रीज में जाता था और भी साइलॉन वगैरह के अंदर, तो ये यूज टू चार्ज हाई ड्यूटी ऑन इट, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सामान बहुत महंगा हो गया। बाहर की कंट्रीज ने उसको खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया, जिससे कि हमारा जो ग्लोरी थी, हम जो जाने माने जाते थे, वो धीरे धीरे शट होना शुरू हो गया। अब जब किसी को ऑर्डर ही नहीं आएगा तो क्या वो इंडस्ट्री चलाएगा? तो स्लोली द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट शटिंग डाउन, तो वो बंद होना शुरू हो गई। तो वो कहता है कि बेसिकली द पॉलिसी allowed the free export of raw material from India and import of final goods from the Britain industries. Heavy duty was imposed on the export of handicraft industries, which make it expensive in India as well as export market. क्या ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं? क्या मेन कारण थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर होने के? पहला मेन कारण था बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, that was the decline of the handicraft industries, और दूसरा था discriminating tariff policies which was basically launched by the British rule. ओके, आ गया है आपको अच्छे से समझ में? गुड। सो अब हम पहला पॉइंट हमने किया पहला पॉइंट हमने किया था वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये फर्स्ट पॉइंट था। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी उसी का ही सब पॉइंट, राइट। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैकवर्ड होने का, पुअर होने का, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, जब they were not able to get the raw material, handicraft industries were not able to get raw material from their own countries. Secondly, if they want to export their material, heavy export duties were imposed, और जब एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज होंगी तो पटना चल रहा है उनका जो सामान है इट विल बी सोल्ड ऑन हायर प्राइसेस, जिसकी वजह से ऑर्डर्स आने बंद हो गए, कम हो गए, दे वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट द मटेरियल एंड धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से सारे डिक्लाइन होने शुरू हो गई। सो जब डिक्लाइन होना शुरू हो गई तो जो आर्टिशियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए, दे वर फोर्स्ड कि वो किधर आ जाए, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आ जाए अपने रोजगार के लिए, क्योंकि अगर खाना खाना है तो बेटा काम तो करना पड़ेगा। सो दिस बेसिकली इंक्रीज द ओवर क्राउडिंग, बहुत सारे लोग उसी एग्रीकल्चर के ऊपर, उसी लैंड के ऊपर अपना रोजगार अटेन करना शुरू कर। तो एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो गई बच्चों, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन
एक्चुअली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती थी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि 5 लोगों की ज़रूरत है एक जगह पर काम करने के लिए, लेकिन 10 लगे हुए हैं। अब कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम तो कोई ना कर रहा होगा, लेकिन अगर 5 को हटा दिया जाए उनमें से तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर्टिशियन जितने भी डिस्प्लेस्ड हुए फ्रॉम विच वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर बिकॉज दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज फोर्सफुली, they have to depend upon the agriculture for their livelihood, which basically resulted in the overcrowding in the agriculture, right? Next, handicraft industries के कम होने की वजह से we basically depend upon the import of the finished goods, right? So Indian made goods could not compete. अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो जो काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार से जो सामान आ रहा था बनकर, दैट वाज बेसिकली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चीप प्राइसेस बिकॉज ऑफ मशीनों पे बन रहा है। सो हमारी इंडियन मार्केट वाज नॉट एबल टू कम्पीट विद दैट क्वालिटी, नॉट एबल टू, वो उतना चीप प्राइसेस पे नहीं मार्केट्स में दे पा रहे थे। दैट वाज एक्चुअली ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो अभी तक मैंने 2 मेन कारण बताए आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर होने के। पहला कारण मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर होने का, वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडियन मार्केट। एंड नंबर 2 मैंने आपको बताया देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसके लिए हम जाने माने जाते थे, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होना शुरू हो गई, जो कि मेन कारण था इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर होने का। तीसरा मेन कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर होने का था दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है तो मैं 3rd पॉइंट की तरफ चलूं, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल राइट, ओके सबने लिख दिया। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात थे, जिसमें हमने पहला पॉइंट किया कि दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री, देयर वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट हमने किया है देयर वाज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसके लिए हम वेल नोन थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं, देयर वाज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा जो प्रोड्यूस करती हैं मशीन्स, जो प्रोड्यूस करती हैं टूल्स, जो प्रोड्यूस करती हैं ऐसे आर्टिकल्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन करने में हमारी मदद कर सकते हैं या करंट कंजम्पशन को के लिए यूज किए जा सकते हैं। सो इंडस्ट्रीज विच बेसिकली प्रोड्यूस मशीन्स टूल्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स जो करंट कंजम्पशन के लिए चाहिए आर्टिकल्स, दे आर बेसिकली कॉल्ड कैपिटल इंडस्ट्रीज। अब कैपिटल इंडस्ट्रीज है ही नहीं इंडिया में, तो बट नेचुरल है मशीन्स के लिए, टूल्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है, ब्रिटिश पे। एंड इफ दे वांट टू फ्लरिश आवर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, वो ये टूल्स देंगी ना हमें। एंड इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट नेचुरल है वो कैपिटल गुड्स को हमारे देश में आने ही नहीं देंगी, या कम आने देंगी, या हायर रेट्स पे आने देंगी। सो there was hardly actually capital good industries which were promoted and further industrializations in India. British rule did not pay, उन्होंने कोई attention पे नहीं की इन इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज एक्चुअली दे वांटेड कि हमारी इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी बन के रह जाए और हम फिनिश्ड गुड्स के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, हमारे पास वो इंडस्ट्रीज ही ना हो जो हमारी कंट्री को उन सामान के लिए सेल्फ रिलायंट बना सके। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर होने का मेन कारण पहला था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड कारण था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एंड थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का लैक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, कॉज था, बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। So now the next point is the fourth point, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिसने बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिके कर दिया, वो क्या था मेरे बच्चों? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है ना, उनकी फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम पुत्र जीडीपी कहते हैं, और जीडीपी की कंट्रीब्यूशन क्या थी मेरे पुत्र? बहुत लो,
है ना। ग्रोथ रेट बहुत ही कम था, मैंने क्या बताया था उस वक्त, ग्रोथ रेट 2%, है ना। सो द रियल जीडीपी वॉज 2%. सो द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैं चेंज कर देती हूँ बेटा स्लाइड, सॉरी मैं चेंज करना भूल गई, ये लो, ठीक है. सो देयर वॉज लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. द ग्रोथ रेट of the new industrial sectors and their contribution to GDP remain very small. It was as small as, पूरा नहीं है, it was as small as 2%. 2% के करीब रियल जीडीपी था हमारा उस वक्त. अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, इट वॉज जस्ट 2%, राइट. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेन कारण जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैकवर्ड होने का था उत्तर, वो था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. देखो किसी भी कंट्री के अंदर अगर कंट्री को फ्लरिश करना होता है, आगे लाना होता है, रेलवेज बढ़िया करो, रोड्स बढ़िया करो, मॉल बनाओ, रोड्स अच्छे करो, अपना एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चल रहा है, होटल इंडस्ट्री में बढ़िया क्यों नहीं चल रहा, टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा, तो ये सब रोल कौन अदा करता है, ये सब रोल अदा करता है पब्लिक सेक्टर. अब पब्लिक सेक्टर का तो मेन जो परस्यू करने का, पॉलिसीज बनाने का मेन जो दिमाग में था वो यही था, भैया हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना है, एंड वी जस्ट हैव टू एक्सप्लॉइट दिस कंट्री, और उसके बाद हमने निकल जाना है. तो पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड. पब्लिक सेक्टर जो था ना, ब्रिटिश सरकार उस वक्त, दे वर जस्ट कन्फाइंड कि रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, वो सब किसके लिए हो, अपनी डेवलपमेंट के लिए. अब अपनी डेवलपमेंट के लिए रह जहाँ रहे हैं वहीं करेंगे, बट मकसद क्या है, अपनी डेवलपमेंट. तो रेलवेज बनी, सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंट्रीब्यूशन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज रेलवेज. बट वो रेलवेज यूज कहाँ हो रही है, क्या वो इंडिया को फ्लरिश करने के लिए यूज हो रही है, क्या वो इंडिया को डेवलप करने के लिए यूज हो रही है, ना भाई ना. वो अपना ही फिनिश्ड गुड एक जगह से गाँव जगह जगह भेज पाते थे, वहां से रॉ मटेरियल अपने यहाँ ला पाते थे, अपना सामान पोर्ट्स तक पहुंचा पाते थे. सो पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड. सो लिमिटेड रोल ऑफ public sector. Public sector remained confined only to railways, power generation, port, communication, etc. But never did anything for the development of the industries. Note, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो भी उस वक्त फ्लरिश हुई थी ना, थोड़ी मोटी सीमेंट इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर इसी में कन्फाइंड थी. पर जो मेजर ब्रेक थ्रू हमें मिला था ना बेटा, वो थे टाटा. टाटा मीन्स टिस्को. टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. ईयर भी याद करना है, फुल फॉर्म भी याद करनी है, और हम क्या कहते हैं, टाटा जमशेदपुर वाले, है ना. सो मेजर ब्रेक थ्रू वॉज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन 1907 इन जमशेदपुर बिहार. दैट वॉज एक्चुअली द मेन जो ब्रेक थ्रू हुआ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर एट दैट मोमेंट, राइट. सो आप देखोगे कि साइड पे फोटोग्राफ भी बनी हुई है तुम्हारी बुक में. दैट पहला एविएशन बेसिकली जो था वो किसने, दैट वॉज टाटा ने, पहला एविएशन जो थी वो टाटा के पास थी. सो हमने इंडस्ट्रीज का किया. पहला पॉइंट हमने किया इंडस्ट्रीज का कि देयर वॉज बेसिकली लो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारे इंडिया के अंदर. उसके मेन कारण क्या थे, उसका मेन कारण था पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा मेन कारण था पुत्र डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तीसरा हमने किया लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, चौथा हमने किया लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, एंड देन लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. क्या ये अच्छे से क्लियर है तुम्हें बिल्कुल, या कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछो. सो अभी तक हम 2 डायमेंशंस कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमी की. एग्रीकल्चर के क्या हालात थे और क्या हालात थे हमारी इंडस्ट्रीज के. अब हम थर्ड करने जा रहे हैं और लास्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फॉरेन ट्रेड के क्या हालात थे. ठीक है, इसके बाद हमारे 3 टॉपिक रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि अच्छे से चीज समझ में आ जाए. कहता है फॉरेन ट्रेड का क्या सिस्टम था. ओके आ जाइए. कहता है फॉरेन ट्रेड का बेसिकली कैसी फॉरेन ट्रेड थी. मैंने क्या बताया था कि हम बहुत ज़्यादा जाने माने जाते थे, हमारी बहुत रिस्पेक्ट रेपुटेशन थी इन द फॉरेन मार्केट,
और हम अपने स्पाइसेस के लिए, अपने स्टोन वर्क के लिए, अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट के काम के लिए, अपने स्टोन वर्क के लिए बहुत हमें मीन्स रेपुटेशन थी हमारे. सो अब क्या हुआ आफ्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद हमें सिर्फ एक्सपोर्टर बना दिया गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और वी वर जस्ट अ इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. नंबर सेकेंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश ने ज़्यादातर सारा का सारा जितना भी मोनोपोली थी सामान के, हमारे जो प्रोडक्शन होती थी उसको ले जाने की, मोनोपोली कंट्रोल किसने कर लिया? ब्रिटिश रूल ने. और हमारी सारी इंडियन वेल्थ कहाँ बहा कर ले गए? अपने पास. आई बात समझ में? अपने आप को फ्लरिश कर रहे थे, अपनी ग्लोरी बढ़ा रहे थे और हमें एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे. तो पहला फॉरेन ट्रेड का था एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स. Second is the monopoly control of the British rule, and third is the drain of the Indian wealth. These are basically the causes, reasons why foreign trade जो था, it was not up to the mark of the Indian economy at that time. सो पहला पॉइंट क्या था बेटा, जो मैंने बताया था अभी आपको फॉरेन ट्रेड के बैकवर्ड होने का, वो था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इंडिया इट बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. हम क्या बन गए? कच्चे माल के एक्सपोर्टर बन गए, है ना. सिर्फ हम बस एग्रीकल्चर के अंदर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर ही सिर्फ फ्लरिश करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर फ्लरिश नहीं करेगा, तो क्या कंट्री डेवलप हो पाएगी? सो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई इन ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ अपने आप को बढ़िया करने के लिए बनाई, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा. तो इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क, जूट, स्पाइसेस, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ लाइट कैपिटल गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स ओनली. दूसरा मेन फॉरेन जो हमारे ट्रेड था उसके बर्बाद होने का या उसके कम होने का या रेपुटेशन के डाउन होने का कारण क्या था? मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. वहीं जाएगा जी सामान. द ओपनिंग साथ में इन्होंने खोल दिया, अपना बना दिया स्विस कैनाल. टेक्नोलॉजी वाइज तो दे वर वेरी गुड. सो एट दैट टाइम दे ओपन द स्विस कैनाल इन 1869, डायरेक्ट रूट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. ठीक है, जिससे कि रॉ मटेरियल जाने का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो गया, राइट, और बहुत ज़्यादा ईजी हो गया to transport the materials, to export or to import the finished goods or export the raw material from India to the British country, to the Britain. ठीक है, तो जिसके कारण फॉरेन ट्रेड का और भट्टा बैठ गया. So there was an export, we became the exporter of raw material and importer of finished goods. Then Britain became a monopoly control, it took a monopoly control over the Indian and raw material. More than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, and after the opening of the Suez Canal in 1869, this is a one marker question. Suez Canal in 1869, it's a waterway, and Suez Canal in 1869, which basically served direct route from India to Britain. Then next important point foreign trade का था, वो bad condition का था, drain of Indian wealth. कहता इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन गई रॉ मटेरियल का, इम्पोर्टर बन गई फिनिश्ड गुड्स का, राइट. तो धीरे धीरे हमारा सारा रिसोर्स कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन, उनकी इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए, है ना. एक्सपोर्ट सरप्लस, जितना भी सामान, जितना भी पैसा, मान लो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इतना सारा सामान उनको भेज ही रहे हैं, तो पैसा तो आता ही होगा ना. तो जो सरप्लस पैसा आता था ना भाई साहब, वो भी कहाँ यूज़ होता था? उन्हीं की ब्रिटिश सरकार जो वॉर फॉट करती थी ना, उसमें उसको यूज़ लाती थी, है ना. कोई भी इनविजिबल आइटम हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे सर्विसेज है ना, उन सब चीज़ों के अंदर वो पैसा लगा दिया करते थे. तो देखो किस तरीके से इन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को हार्म किया, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को हार्म किया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को हार्म किया. फॉरेन सेक्टर के अंदर हम फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर बनकर रह गए, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन के रह गए. सारी फॉरेन ट्रेड की मोनोपोली इन्होंने अपने हाथ में रख ली. सारा हमारा इंडियन वेल्थ जो है वो ड्रेन करके रह गए, और जो कुछ वेल्थ अगर आता भी है तो दे यूज टू मीट देयर ओन एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फ्रॉम एक्चुअली आवर ट्रेजर, राइट. और इम्पोर्ट करते थे, अगर
और कुछ पैसा दे देते थे व्हेन वी यूज्ड टू इंपोर्ट द इनविजिबल आइटम्स, राइट। सो देखो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी एंड किस तरीके से उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को धीरे धीरे जो है वो डिके करना शुरू किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, और इस तरीके से अपनी कंट्री की ये इंडस्ट्रीज़ को जो रेवोल्यूशन थी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर आ गया। आई होप दैट इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेमोग्राफिक कंडीशंस हो गई, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर उस वक्त कैसा चल रहा था, क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ये सब बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, नहीं तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। सो बाय बच्चों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है एंड स्टे एट होम। ओके, बाय बेटा, बाय।